हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये हम लोग मैथ्स में अपना ना कंप्लीट कंटेंट का पहला चैप्टर डालने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज नंबर सिस्टम। हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का है बेसिकली, ठीक है। और ये हम बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ने वाले, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली एडवांस लेवल पे, और ये पूरी तरीके से सीजीएल, ठीक है, सीपीओ, सीडीएस, ग्रेड 2 दास, मतलब वो सभी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, ठीक है ना, उनको कवर करेगा ये। एसएससी को तो पूरी तरीके से कवर करेगा, और जितने भी और एग्जाम्स भी होते हैं सभी को कवर करेगा ये। जिनका समझ में आता है बेसिक लेवल पे वो भी इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग ज्यादा करेंगे। इसके 2-3 पार्ट में इसको वीडियोस में बनाऊंगा इसके, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और ये एक तरह का पेड ही कंटेंट रहेगा, जैसे कि मतलब कि जैसा आप लोग टीचर्स से पढ़ते हो प्रॉपर पे करके इंस्टीट्यूट में, कोचिंग वगैरह में, उसी डेलीगेशन के साथ हम लोग उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको करने के बाद आप किसी बुक का कोई सा भी चैप्टर, किसी भी किताब से ये चैप्टर नंबर सिस्टम का उठा करके, ठीक है ना, आप कर सकते हो। इसको हिंदी में इस चैप्टर को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं आपको नंबर सिस्टम के बारे में। तो गाइस ध्यान से सुनना आप लोग कि नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं फिलहाल। एक होता है गाइस रियल नंबर्स, और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स वो होते हैं गाइस जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, जिसे नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। आपने नंबर लाइन देखा होगा, जैसे यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, और ये चलता चला जाता है इन्फिनिटी तक। इधर आपका -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक है ना, -4 होता है। ये सारा का सारा जो है वो, इसमें फ्रैक्शंस वाले भी आते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल नंबर लाइक +3 कह सकता हूँ मैं, -7 कह सकता हूँ मैं, 5 कह सकता हूँ, ये सब तो आते हैं। इसके अलावा 19/13, ठीक है, 5/7, 0.0675, √5, √11, इस तरह के नंबर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं गाइस जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किए जाते, नहीं कर सकते, ठीक है। दैट कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इसकी इंग्लिश में ही रख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस का हम लोग बाइलिंगुअली करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में, नंबर लाइन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली नेगेटिव में रूट वाले नंबर आते हैं, लाइक -√7 हो गया, -√3 हो गया, -√5 हो गया, ठीक है। -√1 को गाइज हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी ये हमारे सिस्टम में नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो बेसिकली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके बनता है, ठीक है ना। रियल को और इमेजिनरी को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो मैंने कहा आपको कि यानी a+ में IB की फॉर्मेट में बेसिकली कह लो इस तरह से, यानी कि 5+ में 3 आयोटा कह लो, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये मैंने कहा ना हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो आप इसको तो स्किप कर सकते हो। रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसकी हम कुछ बातें सीखेंगे आगे। अब रियल नंबर्स को हम लोग फर्दर अगर पढ़ें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर हम लोग, तो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स जो हैं आगे 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग रैशनल नंबर्स
और इर्रेशनल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं गाइस जो पी बटा क्यू के फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जो लिखे जा सकते हैं पी बटा क्यू की फ्रैक्शन फॉर्म में, और जो पी बटा क्यू की फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसे इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि इस केस में क्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो होता है तो वो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे कि 5/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, 13/1 जो है वो एक रैशनल नंबर है, -1/1 जो है वो एक रैशनल नंबर है, 0.5555 ये एक रैशनल नंबर है, 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, √9 भी एक रैशनल नंबर है। ओके, इस तरीके से कुछ तो अच्छा, अब रिपीटेड है तो आप इसको करोगे तो रिपीटेड हो रहा है ये। ठीक है ना, अब इसमें अगर P बाई क्यू के फॉर्मेट में जो नहीं लिख सकते वो, जैसे कि मान के चलो अगर हम कहते हैं कि जो खत्म नहीं हो रहा, जैसे मान के मैं कहता हूँ 0.1342607532, इसमें आप देखो कि जो नंबर है पॉइंट के बाद वो ना रिपीट नहीं हो रहा, जैसे इसमें सेम नंबर आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हालांकि इससे डायरेक्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, काम की बात हम लोग करेंगे भी थोड़ा सा भी आगे। ठीक है, इसके अलावा गाइज आपका एक दो पॉइंट और आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मुद्दे पे आ जाएंगे हम लोग। देखो एक होता है इसमें डेसिमल नंबर पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं वो भी जान लो आप लोग। डेसिमल नंबर्स में गाइज 3 कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको खत्म नहीं कर सकते। और एक और आता है गाइस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें जैसे कि टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, जैसे 0.5 को हम 1/2 लिखेंगे तो इसके बाद ज्यादा लिख नहीं सकते हम इसे, है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में गाइस वो कैटेगरी आती है बेसिकली जो खत्म नहीं होती, जैसे 0.33333 ये डिवाइड ही होता चला जाएगा, है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में √2 आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.4144141, ये ना तो खत्म होगा ना रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही पैट अलग अलग नंबर आ जा रहा है हर बार, अगला नंबर जो है वो पिछले नंबर से यहाँ पे अलग है। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें गाइस एक इंटीजर भी होता है जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, वो भी जान लो आप लोग क्या होता है। तो इंटीजर को वो सारे नंबर्स जो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी जान लो आप लोग। इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, वो जो डेसिमल में नहीं होते। ठीक है, जो डेसिमल में नहीं होते, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ 2.5, तो ये इंटीजर नहीं है। 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर हैं। इस तरीके से माइनस में भी इसमें चला जाएगा, माइनस में भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल में नहीं ले सकते। ठीक है, जो होल नंबर होते हैं एक तरह से कहते हैं। ठीक है, और ये जो इंटीजर्स होते हैं गाइस, ये जो इंटीजर्स होते हैं ये 2 कैटेगरी में आते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका टर्मिनेटिंग ऑड और इवन। एक आता है आपका इवन नंबर का और एक आता है ऑड नंबर का। ठीक है ना, तो आपको पता है इवन क्या होता है, जो कि डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 2 हो, डिवाइडेड बाय 2 हो, वो आपका इवन नंबर है। और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 कैटेगरी आ जाएगी, प्लस वाले भी माइनस वाले भी।
इस तरीके से सारे। और इसके अलावा जो बच गया आपका वो जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना, वो आपका ये हो जाएगा। इसको हम 2k+1 के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे k की जो वैल्यू +-1 के फॉर्मेट भी रख सकते हैं। मान के चलो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 2k की वैल्यू अगर कुछ भी अगर मैं रखता हूँ नंबर 2 रख दिया मान लो, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ये 4 में 4 3, देखो 2 की वैल्यू से रखूंगा k की जगह पे तो मुझे 5 प्राप्त होगा, या फिर माइनस करूंगा तो 3 प्राप्त होगा। तो दोनों क्या आ जाएंगे आपके इवन आ जाएंगे। तो दोनों को दोनों मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों को दोनों क्या है, बेसिकली इस पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर होते हैं। इसको आप उतना ध्यान में नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा अभी फिलहाल। तो आगे की बात करते हैं थोड़ा सा और। तो अब आ जाओ मुद्दे की बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ से रिपीट होनी शुरू होगी या काम की बात जो हम सीखने वाले हैं वो ये है, पहली चीज कि अगर आप 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक ऑड नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये बात एकदम फैक्ट है। अगर आपने 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया तो एक ऑड नंबर प्राप्त होगा, और अगर आपने एक ऑड नंबर को किया है मल्टीप्लाई एक इवन नंबर से तो आपको एक इवन नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब 2 ऑड को किया तो भी ऑड प्राप्त होगा और इवन ऑड को किया तो इवन प्राप्त होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और जानने वाली चीजें 1 2 और हैं, वो क्या वो भी बताता हूं आपको मैं, कि अगर एक ऑड नंबर है उसी में एक ऑड नंबर को जोड़ा या घटाया है तो एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और अगर 2 नंबर को जोड़ा या घटाया है तो भी एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और अगर एक ऑड और एक इवन नंबर को जोड़ा है, ठीक है, तो एक ऑड नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 2-4 रूल्स हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे कि मान के चलो मैं आपको कहूं, देखो 2 ऑड नंबर है, जैसे मैंने 5 और 5 को गुना किया तो मुझे एक ऑड नंबर ही प्राप्त हुआ। एक ऑड और एक इवन, मैंने मान लो 5 को 4 से गुना किया तो मुझे एक इवन नंबर प्राप्त हुआ। अगर 2 ऑड को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, जैसे मान के चलिए मैंने 16 में से जैसे मान के चलिए मैंने 17 में से 5 को घटाया तो मुझे 12 प्राप्त हुआ, और 17 में 5 जोड़ा तो 22 प्राप्त हुआ। दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर है, राइट। इवन में इवन जोड़ूंगा तो इवन ही प्राप्त होगा, यानी कि 8 में अगर 8 जोड़ूंगा तो वो जो बेसिकली इवन ही प्राप्त होगा, यानी कि 16 प्राप्त हो जाएगा, है ना। और ऑड इवन को जोड़ूंगा, जैसे मान के चलिए 5 में मैंने 4 जोड़ दिया तो एक ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो इसी पे बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब गाइस एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका प्राइम नंबर्स का। एक तो इसका ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड आज आप लोग प्राइम नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझो, पहली बात तो आप ये समझो कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर को गाइस हिंदी में ना अभाज्य संख्या बोला जाता है। और अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी से भाग नहीं होती हैं, जो स्वयं से भाग होती है या एक से भाग होती है, ठीक है। जिनके कोई 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होगा या खुद वो संख्या होगी, ठीक है। जैसे 13 हो गया, 13 1 के पहाड़े में आता है या खुद 13 के पहाड़े में आता है, 13 एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13, ठीक है। 23 61 67 97, ये सब क्या आपका, ये सब प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और थोड़ा सा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं अगर कि क्या पेपर में इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये याद रखना चाहिए कोई, वो ये कि आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि 1 से लेके प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं ना, प्राइम नंबर की यानी कि अभाज्य संख्या की, तो देखो 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में
10 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेकर 100 के बीच में फिर कितनी हो जाएंगी, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी कि 25 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 1 से लेकर 200 के बीच में गई 46 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेकर 1000 तक के बीच में आपको पता होना चाहिए कि 168 अभाज्य संख्याएं जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये चीज जरूर लिखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, एवरेज में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है एक आधा। ठीक है, नंबर सिस्टम चूंकि ब्रॉड टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए आगे की बात करते हैं। एक और एक क्वेश्चन बनता है हमारा, कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है एक। ठीक है ना, एक वर्ड बोला जाता है एक्चुअली, कंपोजिट नंबर क्या होता है मैं आपको वही बताता हूं। कंपोजिट नंबर ठीक है, या इसको हम सम्मिश्रित नंबर या फिर मिश्र नंबर भी कहते हैं, संयोजित नंबर भी कहते हैं। इसमें वो नंबर बेसिकली आते हैं, संयोजित संख्या कहते हैं इसे बेसिकली। ठीक है, इसमें उन संख्याओं को रखा जाता है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एक जो है ना वो ना तो प्राइम नंबर है, एक जो है ना तो, क्योंकि एक ना तो अभाज्य संख्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, ना ही वो संयोजित संख्या है। ठीक है, 4 जो है गाइस वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 5 9 जो है गाइस वो आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन जो था वो मुझे देना था। अब वापस थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भाई क्वेश्चन इसके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, और इसमें ना प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक का अपना पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि n जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की ना, मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ जो इंग्लिश मीडियम का है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट क्लास जब भी इसकी वीडियो आएगी उसमें आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर where n is divisible by 13, then what will be the remainder। अब आपको बताऊं कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 101 होती है, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 997 होती है। ये आपको दो बातें पता होनी चाहिए। और अगर हम 101 को 13 से भाग देंगे तो बेसिकली 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है ना। आप लोग अगर यहाँ पे भाग दोगे 101 को 13 से, 13 सत्ते 91 हो गया, तो शेष हमारा कितना बच गया, 10 हो गया। तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं जो और आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है।
अब हमें यहाँ पे ना एक्चुअली खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। देखो 4 है, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, 1 2 3 4, इसमें स्टार्टिंग के 3 का गुणनफल जो है वो 385 है और अंतिम 3 का जो है वो 101 है, राइट। तो हमें ऐसा देखना है कि देखो सबसे बड़ा पूछा है एक्चुअली, इसको ना ऑप्शन से ही करना सबसे इजी रहेगा। और अगर ऑप्शन का हम बेनिफिट उठाएं तो ऑप्शन अगर हम बी ऑप्शन उठाते हैं 13, सबसे बड़ी संख्या को मैं 13 मान लूँ, ठीक है। तो 13 से पहले क्या आएगा, फिर अभाज्य 11, फिर आ जाएगा आपका 9, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 5। तो इसमें स्टार्टिंग के 3 का गुणनफल अगर देखा जाए तो वो 1001 बनेगा, जो लार्जेस्ट और एंड के 3 का 1001 और स्टार्टिंग के 3 का बन जाएगा वो 385। तो इस केस में हमें प्रूव करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा लार्जेस्ट नंबर जो है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो, स्लो मोशन में, या फिर आप दोबारा से इसको फ्रिक्वेंटली देख सकते हो, कोई इशू नहीं। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार डेलीगेट कर देता हूँ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। अब आपको पता है कि मान लिया हमने कि दो नंबर जो है ना बेसिकली ए और बी हैं, तो आपको पता है दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस वो कितना बोल रहा है, 35 है। और आपको पता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस में बी, और या हम लिख सकते हैं ए माइनस में बी इजकल टू 35। अब आपको इसके फैक्टर बनाना है कि हमें 35 कैसे चाहिए। तो आपको पता है एक को अगर हम 35 से गुणा कराएं तो हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इधर या तो हम 5 को 7 से गुणा कराएं तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना गाइस कि आप लोगों का अगर कभी भी इस तरह के स्क्वायर में अगर यहाँ पे एक ऑड नंबर दे रखा है, ठीक है ना, अगर एक ऑड नंबर दे रखा है, ठीक है, तो आपको दोनों पेयर ऑड वाले ही चूज करने होंगे, ओके। अगर इवन दे रखा तो इवन वाले चूज करने होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, हमारे 2 पेयर बन रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 पेयर, दैट्स इट, ओके। अगला क्वेश्चन एक इसी के जैसा, यह अगला भी आपको मैं दिखाता हूं। कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 40। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 40 है। अब अगर वर्गों का अंतर 40 हम देखें यहाँ पे, तो एज यूजुअल अगर हम इस सवाल को उसी प्रकार से अगर सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस में बी, और इसे लिख सकते हैं ए माइनस में बी इक्वल टू में 40। फिर हम इसे, आपको पता है 40 को 1 से गुणा कराने पे 40 आ सकता है, ठीक है। 2 को 20 से गुणा कराने पे भी 40 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें 4 को 10 से अगर हम गुणा करा दें तो भी 40 आ सकता है, और हम 5 को 8 से गुणा करा दें तो भी क्या आएगा, 40 आएगा। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि अगर इनके स्क्वायर का अंतर अब एक इवन नंबर है तो हम वो सारे पेयर्स लेंगे जो एक इवन नंबर वाले हैं। देखो ये दोनों इवन वाले हैं तो इन दोनों को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें 1 ऑड नंबर आ रहा है, इसमें भी ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 2 पेयर्स पॉसिबल हो जाएंगे इसमें भी, मतलब कि 2 जोड़े पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा, समझे आप लोग। तो इस तरीके से आपको हमेशा जो है ध्यान रखना आपको। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मिलता जुलता करते हैं हम लोग। कह रहा है सकारात्मक पूर्णांक में कितने जोड़े mn समीकरण m स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू n स्क्वायर को संतुष्ट करेंगे। मैं इंग्लिश में भी डेलीगेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी पेयर्स mn ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं इस m, देखो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है ये m स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू में n स्क्वायर, राइट। अगर मैं m स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इक्वल टू 105 हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम इसे प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि 105 कहाँ पे आएगा। तो आपको पता है 1 से गुणा कराने पे 105 आ जाएगा,
3 का फैक्टर हो सकता है क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है ये, ठीक है। 5 से हो सकता है ये 21 पे, और 7 से हो सकता है ये 15 पे। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि अगर इनके स्क्वायर के अंदर अगर एक ऑड नंबर है तो हमें ऑड वाले सारे फैक्टर लेना, और ये सारे फैक्टर देखो ऑड वाले ही हैं, ठीक है। तो इसमें कितने बेसिकली वैल्यूज आ रही है, 4 पेयर्स पॉसिबल आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 जोड़े ऐसे होंगे जो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार आप। कह रहा है कि मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के n की संख्या क्या है? सपोज n इज द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n? ओके, तो आपको पता है उन्होंने अगर ये दे रखा आपको कि वो ये कह रहे हैं कि अगर n स्क्वायर प्लस 48 जो है ना एक पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर आपको पता क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 2 होती है स्क्वायर, तो पावर 2 कर दिया हमने। अगर हम यहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ना करके ना ऐसे कर लेते हैं कि भाई k स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और आपको पता है a प्लस में b और a माइनस में b, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा लेवल जो इसका इस बार हम लेके चल रहे हैं ना वो अपर है, तो बेसिक चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको 1 प्लस 48 लिख सकते हैं, इसको हम 2 प्लस में 24 लिख सकते हैं, इसको 16 3 48 भी लिख सकते हैं, इसको 12 चौक 48 भी लिख सकते हैं, इसको 6 6 48 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात कहा कि अगर इनके डिफरेंस जो है इवन नंबर, तो इवन वाले पेयर लेंगे, ऑड वाले नहीं लेंगे। तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे और एक ये वाला पेयर भी नहीं लेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा ये पेयर लिया जाएगा, ये और ये पेयर लिया जाएगा। तो इसमें कितने पेयर्स पॉसिबल है, बेसिकली 3 पेयर्स पॉसिबल है। मतलब ऐसे 3 पेयर पॉसिबल हैं जो इसको सॉल्व करने के बाद ना एक परफेक्ट स्क्वायर देंगे। इसके लिए हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं होती कि कहाँ पे ये सॉल्व होगा कहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, अगर n यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो भी ये पॉसिबल हो जाएगा, 49 बन जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे भी सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। लेकिन हमें, मैंने कहा ना, इतना हमें वो सॉल्व नहीं करना, हमें इतना पता है कि ऐसे 3 पेयर पॉसिबल हैं कि हम यहाँ पे रखें और वो जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम लोग। कह रहे यदि संख्या 10 की पावर n माइनस का 1 के अंकों का योग, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा? इसको भी मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको आइडिया लग जाए जो इंग्लिश मीडियम के है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर 10 की पावर n माइनस का 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 3798, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अच्छा, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ये वाली है ना। अगर मैं इसकी बात करूं गाइस, तो अगर मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं यहाँ पे, देखना आप लोग ध्यान से, अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, अगर मैं 3 रखता हूं तो यहाँ पे 999 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो रही है यहाँ पे, क्या 4/9 आ जाएगा, ठीक है। एक बात बड़ी क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जितनी n की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जितनी n की वैल्यू आ रही है, बेसिकली उतने क्या आ रहा है हमारे पास, उतने 9 आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर उसने आपको ये बोल दिया कि 10 की पावर n का 1 है, तो यहाँ पे जितने 9 आ रहे होंगे, कितने 9 आ रहे हैं, जितनी n की वैल्यू है ना। यही तो बात है, अगर 10 होगा तो 10 आ जाएगा, 10 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर संख्याओं को जोड़ने पे अगर 9 बन रहा है तो उसके अंकों का योग भी 9 ही बनता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर संख्या के अंक, देखो अगर किसी संख्या में 9 9 9 आ रहा है ना बार बार, तो उसको जोड़ने में 9 ही आता है। जैसे देखो 9 जमा 9 जमा 9 को अगर जोड़ूंगा तो 9 27 हो जाएगा, और 27 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो उसी प्रकार से 9 बनेगा, तो इसके अंकों का योग बेसिकली क्या बनेगा, 9n बनेगा हमारा। और उन्होंने कितना सम दिया हुआ आपका, बेसिकली अंकों का योग दिया हुआ है 3798 दे रखा है। यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा 3798 अपॉन में 9, ठीक है,
तो 9 चौक 36 हो जाएगा, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 422। इसका मतलब ये n कितना रखा हुआ था हमारे यहाँ पे 422, और ये 9 भी जो है ना 422 बार आ रहे थे यहाँ पे जो आ रहे थे, लेकिन वही है ना कि हम उसको निकाल नहीं सकते, हम 422 बार लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्ग का योग क्या है? क्वेश्चन में इंग्लिश में भी बोल देता हूं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 56। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर? ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि योग 14 है, दो संख्याएं भाई, उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और उनका डिफरेंस जो है वो कितना है, उनके वर्ग के मध्य का अंतर जो है, वर्ग के मध्य का अंतर समझो ये बेसिकली उनके वर्ग 56 है। और आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस में b लिख सकते हो और a माइनस का b लिख सकते हो इक्वल टू में 56। और आपको पता है a प्लस b की वैल्यू अगर 56 दे रखी है आपको, तो यहाँ से a माइनस में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पे कट जाएगा, यानी कि a माइनस में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि अगर a प्लस b की वैल्यू 14 हो गई है और a माइनस में b की वैल्यू 4 हो गई है, तो a की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ करके एक बार हम हाफ कर देंगे, यानी कि 9 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को घटा करके हम हाफ कर देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा उन्होंने, पूछा कि तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हमें मिल गई हैं बेसिकली 9 और 5। तो उन्होंने पूछा कि इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में पूछा ना इनके वर्ग है सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो ये तो 81 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और 81 25 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका सूटेबल जो है वो ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। अच्छा ये रिपीटेड हो गया क्या, चलो कोई इशू नहीं। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर जो है 60 है। तो देखो अंतर इस बार दे रखा है आपको कितना, 6 दे रखा है, और वर्गों का अंतर दे रखा है उन्होंने कितना, वो दे रखा है 60। और आपको पता हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में b और a माइनस में b इक्वल टू में 60 दे लिख सकते हैं। a माइनस में b की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखेंगे 6, तो a प्लस में b की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, इसको हम काटेंगे 10 पे कट जाएगा, तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 10। ठीक है, तो a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 10 और a माइनस में b इक्वल टू आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही इन दोनों को जोड़ करके आधा, तो इन दोनों को 16 का आधा 8 हो जाएगा, और b की वैल्यू इन दोनों को घटा के आधा यानी कि 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब मैंने उनके घनों का योग पूछा आपसे, तो 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है 512, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 2 का घन होता है 8, तो 508 और 512 कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सुटेबल डी हो जाएगा। अगर किसी को घनवन याद नहीं है तो वो ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है, कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। ऐप के लाइब्रेरी के सेक्शन में जाना, उसमें मैथ्स की बुक का एक फोल्डर होगा, उसमें बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, उसमें फॉर्मूले का भी मिल जाएगा आपको, उसके अंदर आपको स्क्वायर क्यूब भी मिल जाएगा, गूगल वगैरह पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। फिलहाल ये हमारा पहला लेक्चर था, अब इसको यहीं पे रोकते हैं, लेकिन इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऑलमोस्ट 100 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कोशिश यही रहेगी पूरी। ठीक है, कि 100 क्वेश्चन एटलीस्ट टच करें, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा होंगे, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो और ये भी कोशिश करो कि जल्दी दूसरा वीडियो भी मैं इस पे डालूं। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके प्रॉपर नोट्स बनाना आप लोग, ये ठीक वैसे ही पढ़ाई जैसे आप लोग क्लास में करते हो। ठीक है, या कहीं पे पे करके करते हो, तो आप इसको ऐसा ही समझना कि आप इसके लिए पे कर रहे हो, और उतनी ही सीरियसनेस के साथ इसको फॉलोअप करना, तभी इसको करने का मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाएगी, आपको फ्री के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।